श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी, आपको अपने बचपन की सबसे पहली याददाश्त क्या है? प्रिया जी, आपने एक ऐसा सवाल किया कि जो मेरी उम्र पे किसी को हंसी आए। अब मैं इस साल जन्माष्टमी के रोज़ 85 बरस की पूरी हो गई। तो आप ख्याल कीजिए, पहली बात याद करनी कुछ मुश्किल ही होगी। मगर एक बात मैं आपसे कहूँ कि मेरे जो छुटपने का जीवन था वो एक बहुत खुशी के घर में, खाली उस घर का नाम आनंद भवन नहीं था पर उसमें आनंद ही आनंद था। और जो लोग वहाँ रहते थे, 40 लोग हम थे, हमारे चाचा के लड़के, बहुएं, बच्चे, हम लोग, हमारे माता पिता। वो एक ऐसा खुश घर था कि उसमें जो जिसका साया पड़ा उस घर का, वो आज तक उस बात को याद रखता है। शायद पहला ख्याल यही है खुशी का। वो तो आनंद भवन से आनंद का एक आभास होता ही है, लेकिन माँ की, मोतीलाल जी की, भाई बहने, कुछ झगड़ा, कुछ दोस्ती, कुछ तो कोई तो ऐसी खास याद होगी। ये तो खास याद का सवाल नहीं है, ये तो एक किताब हो गई। और किताब मैंने एक लिखी भी है। हमारे घर में, हमारा उस समय के लिए एक अजीब घर था, क्योंकि वो घर 2 हिस्सों में था। मेरे पिताजी वकील थे और भगवान की दया से उनकी अच्छी वकालत चल गई थी, पैसे की कमी नहीं थी। और अंग्रेज़ों से उनकी दोस्ती थी, बड़े बड़े लोगों से, जजों से, गवर्नर से, ये वो। तो हमारे यहाँ एक हिस्सा घर का एक पश्चिमी ढंग से चलता था, खाना पीना, नौकर चाकर। और जो मेरी माँ की तरफ का, और जहाँ हम लोग ज़्यादातर रहते थे, वो अपने जैसे कोई भी हिंदुस्तानी घर होता है उस किस्म का था। और तीज त्यौहार, व्रत, ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ। और जो दावतें होती थी, लोग आते थे, वो सब जैसे किसी भी हिंदुस्तानी घर में होता है वो होता था। मगर एक बात सब में बड़ी ये है, जो ये ऐतिहासिक बात अब मैं आपसे कह रही हूँ, मुझ में कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, मगर मेरे घर में, मेरे पिता में ये ऐतिहासिक बात थी जो मंजूर हो चुकी है कि उस समय के लिए उनके जो ख्याल थे वो बहुत बढ़े हुए थे। यानी ख्याल कीजिए कि उस वक्त वो छूत नहीं मानते थे। वो विलायत गए, वहाँ से आए, उन्होंने प्रायश्चित करने से इनकार किया। इसलिए नहीं कि उनको कोई ज़िद थी, मगर इसलिए कि एक फिजूल चीज़ थी कि आदमी के घर से बाहर निकलने में माफ़ी मांगनी पड़े किसी भगवान से। कोई ऐसा भगवान हमारे जीवन में नहीं था। हमको जो शिक्षा दी गई एक माने में सरल थी और बहुत आगे बढ़ी हुई उन दिनों के लिए। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ ये पूरी इजाज़त थी कि अपने बड़ों से बात करो, बहस करो, उनकी बात पसंद नहीं आए, सवाल करो, पूछो, कहो उनसे कि ये बात गलत है। मैं तो बहुत बच्चा थी, मगर मेरे चाचा के लड़के जो वहाँ थे वो सब बड़े थे, कॉलेज जाते थे, और वो वहाँ से आके अपने नए ख्याल अक्सर प्रकट करते थे। और पिताजी को शायद कोई नहीं अच्छा लगता था, तो वो सख्ती से पूछे कोई सवाल, मगर इजाज़त थी कि उसका जवाब दिया जाए। तो एक बात उस घर में ये थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है, जो हिंदुस्तान में अब भी पूरी तौर से घरों की बात कर रही हूँ, नहीं है, ये हमारे यहाँ थी। शिक्षा के बारे में आपने बात कही, आपकी पढ़ाई किसी स्कूल में हुई या आप घर में गवर्नेंस के साथ आपकी पढ़ाई? मैं तो अनपढ़ हूँ, और मैं तो आपसे ये कहूँगी हमारा परिवार अनपढ़ है। अब ये इतिहास में होनी चाहिए ये बात। मेरे पिताजी BA फेल हो गए पहले दफ़े। भाई का शिक्षा का रिकॉर्ड था, वो कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं था। इंदिरा जी गई ऑक्सफोर्ड, पर उन्होंने डिग्री नहीं ली, राजीव ने नहीं ली। तो हम लोगों का रिकॉर्ड कुछ शिक्षा का बहुत ऊंचा नहीं है। मगर हमको जिस ढंग से पढ़ाया गया वो ये नहीं था कि कितनी डिग्रीज ले और क्या कमाओ, कि तुमने सीखा कितना, तुम संसार का सामना कैसे कर सकते हो।
तुम जो संसार के प्रश्न हैं उनमें हिस्सा लेके उनका जवाब कैसे दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यूँ तो मैं जब छोटी थी तो गवर्नेंस पढ़ाती थी, अंग्रेज़ी गवर्नेंस। मैं 5 साल की थी तब माता पिता गए थे भाई को लेके हैरो, जो बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है विलायत में। मैं संग गई थी, 5 साल की थी, और जब वापस आए तो मेरे संग गवर्नेंस आई थी, जो हमारे यहाँ 17 बरस रही। मगर पढ़ाया मुझे थोड़े ही दिन, उसके बाद मास्टर इधर उधर सब्जेक्ट्स में अलग अलग विषयों पर अलग अलग मास्टर पढ़ाते थे। और जब मैं ज़्यादा बड़ी हुई तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई मास्टर मुझे शिक्षा देने आया करते थे। तो एक माने में फॉर्मल तालीम तो हुई नहीं, दूसरे माने में शायद फॉर्मल तालीम से ज़्यादा ही सीख गए। आप बताएंगे रंजीत साहब आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे आए? मैं रंजीत से मिली अपनी शादी के 6 महीने पहले। वो वकालत करते थे कलकत्ते में, और वो एक परिवार के थे जिसका नाम काफ़ी बड़ा महाराष्ट्र में था, विद्वान लोगों का। यानी वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे, और उनका ज़्यादा, और अब भी मेरे जो चचई ससुर थे पांडुरंग पंडित, तो उनकी किताबें, उनका अनुवाद उस ज़माने में रूस में और जर्मनी में और कहाँ कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार का परिवार था। पर उनके पिता बैरिस्टर थे। मगर मैं जब मिली तो ये वकालत करते थे, प्रैक्टिस करते थे कलकत्ते में, और शायद मुझे भी देखने आए होंगे, मगर कुछ काम से भी आए थे मेरे पिता के संग, क्योंकि उस वक्त वो काम करते थे सबील मीटर के नीचे, जो बाद में लॉ मेंबर हो गए थे। तो अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं डेवलिंग। जो वकील अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 2 साल किसी बड़े मशहूर वकील के संग काम करता है, उसका शब्द है, टेक्निकल शब्द, डेवलिंग। तो सबील मीटर के लिए वो डेवल किया करते थे। उन्हीं के किसी काम से मेरे पिता के पास आए थे, और उस वक्त हम मिले, और थोड़े दिन बाद हमारी शादी बन गई। और शायद 1 साल न हुई होती, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों चाहते थे हम अच्छी तरह एक दूसरे को जान लें। मगर वो समय ऐसा था कि पिताजी ने वकालत छोड़ी थी, गांधी जी के संग हो गए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आने वाले थे, और जलियांवाला बाग हो चुका था, जिससे बड़ा धक्का हर हिंदुस्तानी को पहुंचा था। तो ये ख्याल था कि अगर ये गांधी जी ने कोई सत्याग्रह या कोई चीज़ शुरू की तो अच्छा है कि जो शादी करनी है तो हो ही जाए जल्दी। तो 9 मई सन 1921 में मेरी शादी हुई। शादी की कोई ख़ास याद? शादी की तो इतनी यादें हैं कि वो किताब बन सकती है। सब में पहले याद तो यह है कि मुझे कुछ मिला नहीं और वो याद बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि वो समय था, मोतीलाल नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, उनके लड़के की जब शादी हुई तो उनकी बहू सिर से पैरों तक हीरो में लदी हुई थी, और बेटी को शायद उससे भी ज़्यादा कुछ मिलता, क्योंकि वो बहुत लाडली बेटी थी। और हमारे घर में 8 लड़के पैदा हो चुके थे जब मैं पैदा हुई, तो कोई सवाल ही नहीं था कि उस शादी में क्या होता। पर बीच में आ गए गांधी जी, और फिर बापू का ऐसा हमारे ऊपर, हमारे बड़े, असल में नेता तो वो थे, जगत के बाद में हो गए और खैर देश के थे, मगर हमारे घर के वो बड़े बन गए। और समय पहली बात उन्होंने ये पूछी कि किस तरह के कपड़े पहन के शादी होगी ना, ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, अब नहीं पहन सकती। तो माँ ने, कस्तूरबा गांधी ने, अपने हाथ की कती हुई सूत की खादी की साड़ी भेजी, और मेरी माँ खूब रोई उसको देख के। सफ़ेद खादी की साड़ी, बेटी का ब्याह हो रहा है, तो फिर बड़ी मुश्किलों में वो रंगी गई, और वो खादी की साड़ी और एक फूलों को माला गले में डाल के मेरी शादी हुई है। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि ये समय ऐसा है कि इसमें हमको दिखाना है लोगों को कि जो हमारी दिल की भावनाएं हैं वही हमारे जीवन में भी हम ला सकते हैं रहने सहने में।
तो एक माने में कहना चाहिए कि मैं कभी दुल्हन बनी ही नहीं, क्योंकि उसके फौरन ही बाद सत्याग्रह सभा हुई और गो मेरे पति बाद में आए इसमें, मगर फिर भी देश में जो बात हो रही थी, मेरे मैके में जो बात हो रही थी, उससे मैं अलग नहीं रह सकती थी। तो पहनना ओढ़ना तो कुछ रहा नहीं, और मिलना मिलाना भी एक उन्हीं लोगों से रहा जो अपने हम ख्याल थे, क्योंकि और लोग डरते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत थी, किसी की नौकरी थी, किसी का ओहदा था, तो क्या करें। तो ये बातें उस ज़माने में थी। और एक अब हंसी आती है, एक बड़ी भारी बात ये हुई कि मेरी शादी हमारे कश्मीरी भाइयों ने, हमारे कौम ने बॉयकॉट की, बहुतों ने आए नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के ब्राह्मण से शादी मेरी हो रही थी। और अब हंसी आती है क्योंकि भगवान की दया से ये बात मंजूर हो गई है कि इंसान देखना चाहिए, वो कौन है इससे अब मतलब नहीं रहा, पर उस ज़माने तक ये बात जची नहीं थी, तो यही चलता था। आपने तो गांधी जी को बहुत नज़दीक से जाना है, उनके नाम से आपके जहन में क्या उभरता है? सब में बड़ी बात हिम्मत। किस तरह कहूँ, मेरा ये ख्याल है कि जो भी कुछ मेरे सामने प्रश्न उठे हैं, जीवन के प्रश्न, उनमें बराबर उनकी याद ने मुझे हिम्मत दी है और आगे बढ़ाया है। मुझे एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये मेरी लड़की आपके सामने बैठी है, चंद्रलेखा, ये कॉलेज में थी और वो जुलूस निकला था। उन दिनों में तो रोज़ जुलूस निकलते थे ना, किसी न किसी चीज़ के विरोध में। तो ये बहुत बड़ा जुलूस बच्चों का निकला था और मनाही हो गई थी, सेक्शन 144 लग गया था। तो मैंने सुना एक जगह यूनिवर्सिटी के पास गोली चली, तो हमारे जान पहचान के 2 लड़कों को गोली लगी। मेरे पास खबर आई, मैं फ़ौरन जा रही थी कि उनको अस्पताल में लाऊं। हमारा कमला नेहरू अस्पताल था, उस ज़माने में तो शुरू ही हुआ था थोड़े दिन पहले। मैं निकल रही थी कि मैंने सुना कि चंद्रलेखा के जुलूस में भी गोली चली और शायद उसको चोट लगी। ये बात पीछे गलत मालूम हुई, मगर उस वक्त आप समझ सकते हैं एक माँ के दिल में क्या ख्याल। और मैं फ़ौरन कहने लगी कि मोटर लाओ, मैं जाऊंगी जहाँ वो जुलूस है। वो दूसरे हिस्से में था इलाहाबाद के, और फ़ौरन मुझे ख्याल आया ये मैं क्या कर रही हूँ, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, ना मैं नहीं गई। गांधी जी की और भी तो बहुत सी बातें हैं जो आप... गांधी जी की सैकड़ों बातें हैं। हम गांधी जी के, जो आप मुझे देख रही हैं, जो कुछ मेरे जीवन में बातें हुई, या आपने देखी हो, सुनी हो या पढ़ी हो, ये गांधी जी का नतीजा है। उनकी क्या ये मेरी गवर्नेंस का है या उन मास्टर्स का है जो उन्होंने मुझे पढ़ाया, या किताबें जो मैंने पढ़ी। उन्होंने सहायता ज़रूर दी होगी, मगर बुनियाद गांधी जी थे। यानी हर बात उन्होंने जो हमेशा के लिए, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इटर्नल वैल्यूज़, जो उन्होंने हम लोगों को दिए, जो उस वक्त उनके संग थे, आजकल के जवानों को मिल नहीं सकते, कोई देने वाला नहीं, क्योंकि कोई मानता नहीं है अब उनको उस तरह। गांधी जी का तो आपके सारे परिवार पर बहुत प्रभाव था। वो बड़े थे हमारे घर के, कहना चाहिए। जो जो हमारे सामने मुश्किलें आती थी, वो जैसे कोई जाता है अपने बड़े के पास सलाह लेने, मेरी माँ, मेरे भाई, खाली सियासी मामलों पे नहीं, राजनीतिक मामलों पे तो बातचीत थी, मगर घरेलू मामले में भी उन्हीं की राय चलती थी, सलाह चलती थी। और जब मेरे पिता का निधन हुआ तो वो बड़े खंबा एक खड़े हो गए मेरी माँ के पीछे। जैसे कोई घर में बड़ा होता है तो वो थे हमारे बड़े। और उसके बाद बराबर, और जब मेरे अपने पति का निधन इस तरह से हुआ कि जेल में बीमार पड़े, दिल के दौरे हुए, छोड़े नहीं गए, और आखिर जब छोड़े गए तो बेकार था क्योंकि इलाज नहीं संभव था, तो गांधी जी थे। और इस तरह से लाड प्यार से नहीं, बड़े हिम्मत दिलाने। नहीं, मुझे याद है उन्होंने जो मुझे तार दिया था, उन्होंने मुझे कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता, पति और भाई तीनों, यू आर द वाइफ, मदर
एंड सिस्टर ऑफ हीरोज, आई डू नॉट सॉरो फॉर यू। क्योंकि हीरो की तो एक किस्मत ही है कि मुसीबत का सामना करो, गलत पड़ गया तो गलत पड़ गया। वो ऐसा क्या था जिसने आपको पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में लगा दिया? मैं कौन थी? मैं तो कोई भी नहीं थी, ना चीज़। मेरे परिवार को पूछो, यदि पिताजी गए, भाई गए, क्योंकि वो खोज में थे किसी चीज़ के। उस ज़माने में भारत में विदेशी हुकूमत थी, एक उसका रुख ख़राब सा हो गया था। और फिर आपको मालूम है, जलियांवाले बाग के बाद तो बहुत ही हिंदुस्तानी लोग जो नहीं भी थे गांधी जी के संग, सब दुखी थे, परेशान थे। तो समय पहले तो भाई ने एक चिंगारी गांधी जी से उनके दिल में लगी, और वो तो एक इमोशनल चीज़ थी। भक्त हो गए थे गांधी जी के। और मेरे बाप देर में आए गांधी जी की तरफ। वो वकील थे, वो जल्दी समझते नहीं थे, जल्दी समझे नहीं कि इनका मुकाबला सत्याग्रह से करने से ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि वकालत तो और चीज़ सिखाती है ना। तो इसलिए थोड़ा वक्त लगा। मगर मेरे पिता उन लोगों में से थे कि एक दफ़े उन्होंने छोड़ा घर तो फिर उलट के पीछे नहीं देखा। फिर जो गांधी ने रास्ता दिखाया तो बापू के पीछे वो थे, और जो चीज़ उनको छोड़नी पड़ी उन्होंने खुशी से छोड़ी, किसी जिद से, गुस्से से नहीं। क्योंकि सब में बड़ी चीज़ तो गांधी जी ने कोशिश की ये सिखाने से कि गुस्से से कुछ नहीं होता, दुश्मनी से कुछ नहीं होता, कि एक चीज़ दुनिया में ऐसी है कि जिससे कोई आदमी आगे बढ़ सकता है, वो सहयोग और प्यार। अगर ये दो चीज़ें हैं तो चाहे समय लगे, अंत में हम अपने ध्येय पे पहुंच सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी है, तो वो तो हमेशा कायम रहेगी। इसीलिए हमसे कहा जाता था, अंग्रेज़ों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, उनकी नीतियों से, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, मगर किसी अंग्रेज़ को मारने से कोई काम नहीं होगा, बल्कि अपनी हतक होगी, हम छोटे बन जाएंगे। उस वक्त के आपके साथियों के बारे में आप कुछ कहेंगी? मुझे बड़ा अफसोस है ये बात सुन के, क्योंकि मेरे बड़े बड़े साथी थे, उनका नाम कोई नहीं याद रखता आजकल। आजकल जो यूपी के बड़े बड़े लोग थे, उनका किसको नाम मालूम है? आजकल तो बस थोड़ी से लोगों का नाम जो मौजूद हैं उनका याद रहता है। मगर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर लोग, वो बड़े बड़े घरों के पढ़े लिखे लायक आदमी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन थे, किसी को मालूम नहीं, आप किसी से ना पूछे, आज वो भूल गए। वेंकटेश नारायण तिवारी थे, बहुत बड़े आदमी थे। डॉक्टर मुरारी लाल थे, डॉक्टर जवाहरलाल थे, और कितने लोग थे। बालकृष्ण शर्मा थे, कवि भी थे बहुत ऊंचे दर्जे के, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और ये लोग सब जो उस समय इस तबके के लोग आए थे, ये किसी चीज़ के लिए नहीं आए थे। इनकी जो दिल में भावना थी उसको वो प्रकट कर रहे थे विदेशी राज के खिलाफ लड़के। पाकिस्तान बनने का सेहरा आप किसके सिर पे बांधेंगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिर को। क्यों? वो वक्त ऐसा था कि जो उस वक्त में जिंदा नहीं रहा है वो समझ नहीं सकता। और एक आदमी, और ये मैं दोहरा के कहती हूँ, एक आदमी की बात मैंने अपनी सुनी है और पढ़ी है, बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं जो उस वक्त नहीं थे, उनका जिक्र कर रही हूँ, जो समझ पाए हैं कि उस लंबे संग्राम के बाद हमारी क्या हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई थी। कि जिस वक्त यहाँ माउंटबेटन आए और उनकी बातचीत हुई, और जिन्ना ने तो इसलिए की थी अपने को बढ़ाने के लिए, वो पाकिस्तान की तो परवाह नहीं थी, मगर ये परवाह थी मैं किसी ओहदे पे पहुंचूं। और ऐसा तमाम देश में ऐसी हालत फैल गई थी, कुछ लोगों के दिल में ख्याल था कि अगर अब हमने ये मंजूर नहीं किए तो फिर शायद और यहाँ खून बहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मगर अफसोस की ये बात है कि वो मंजूर करने के बाद भी बहुत कुछ खून बहा। जी।
और फिर अब एक नया मुल्क बन गया है। अब हम सब के कोई भी अच्छा आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में ये ख्याल नहीं होगा कि अब पाकिस्तान फले और फूले। अब हमको कोई उनसे झगड़ा नहीं है। तो जो कुछ झगड़े जो हैं सियासी, वो तो हमेशा मुल्कों में रहते हैं, वो और बात। मैं कह रही हूँ ये कोई किसी बात की वो नहीं है कि वो अलग हो गए। जो शुरू में दुख था कि हिंदुस्तान का एक बाजू कट गया, और मुझे ये दुख था कि एक पाने में हमारे जिन लोगों के बीच में हम पले थे उत्तर प्रदेश में, बहुत कुछ मुसलमान थे, हमारे बहुत प्रिय दोस्त थे, हमारी इज्जत और प्यार हमको करते थे, वो चले गए पाकिस्तान। तो ऐसी ऐसी बातें हुई दुख की। मगर वो समय ऐसा था कि बहुत मुश्किल है आप कहना। अब लायक लोग बहुत सी बातें कहते हैं, इसलिए हुआ उसलिए हुआ, मगर असली बात ये थी कि वो समय ऐसा था कि उसमें और कोई नतीजा हो नहीं सकता था। ये मैं अपना विश्वास कह रही हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 के बाद राष्ट्र के आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या थे? एकता, और जो चीज़ें, जो बंधन हमको रोक रहे थे आगे बढ़ने से, आपस के लड़ाई झगड़े, जात पात, औरतें दबी हुई थीं, ये सब चीज़ें हटाई जाएं और एक नई दृष्टि से सब प्रश्नों को देखा जाए। क्योंकि हिंदुस्तान को जो और स्वतंत्र देश थे उनके संग चलना था, और वो उनके बराबर नहीं था। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब चीज़ें थी, पर उनका उपयोग नहीं हुआ था, मौका नहीं मिला था। और जब स्वतंत्रता आई तो भाई का पहला काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक पार्लियामेंट कॉल करे और चुनाव हो, और उसमें औरतों को बराबरी के दिया जाए हक वगैरह। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छा, बहुत बड़े बड़े आदमियों का लिखा हुआ है, और शायद बहुत कम ऐसे हैं विधान जैसे हमारा है। मगर ये कि कागज़ पे जो चीज़ लिखी जाती है उसको जीवन के अंदर उसका तर्जुमा होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ सकती है। और वो पूरी तौर से आज भी नहीं हुआ। आज भी एक स्त्री हमारे यहाँ इतने बड़े ओहदे पे रह चुकी है, इंदिरा गांधी, और कहीं दुनिया में इतना नहीं हुआ जितना उनके राज में उनकी तारीफ़ और उनके हर तरह से उरूज उनका हुआ। मगर औरतों की क्या हालत है देखनी चाहिए। औरतों की आज भी हालत है। मैं यहाँ इस छोटे से राजपुर में देखती हूँ, और जगह जो घूमती हूँ, और थोड़ा बदला है। मगर हाँ, बदला क्या है, बदल रहा है, बदलेगा। जो हमारे बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, जब मैं हमारी बच्चियों को देखती हूँ शॉर्ट्स पहन के टेनिस खेल रही हैं, मेरा ये मतलब कहने का नहीं है कि शॉर्ट पहनना अच्छा है या टेनिस खेलना अच्छा है। मैं देखती हूँ कि वो लोग पहाड़ों पे चढ़ रही हैं, तरह तरह की बातों में वो अव्वल हो रही हैं, तो मुझे भाई की याद आती है उस वक्त, गांधी जी की नहीं। क्योंकि ये भाई की देन है औरतों को, और अगर वो कुछ दिन और रहते तो और भी हिम्मत देते। और उनके समय में कितनी स्त्रियां विधानसभाओं में थी और पार्लियामेंट में, संसद में थी, जो अब नहीं है। अब बहुत थोड़ी, उसके मैं मुकाबला कर रही हूँ खाली। तो ये चीज़ सब मिटेगी और हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। मगर सब में बड़ा सवाल तो हमारे यहाँ है कि लोग ज़्यादा हैं, हम उनको खिला नहीं सकते। पहला काम किसी सरकार का है कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये चीज़, रोटी। और वो आज भी हमारे पढ़े लिखे लड़के यहाँ मेरे पास आते हैं, एमए और बीए पास, नौकरी नहीं मिलती उनको। तो एक इसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और कुछ उसके बारे में अभी ठीक तौर से हो नहीं पाया है। आप रूस, अमेरिका और ब्रिटानिया में हिंदुस्तान की राजदूत रही हैं। रूस और अमेरिका मुख्तलिफ पावर ब्लॉक्स हैं। आपने दोनों को बहुत नज़दीक से जाना है, कुछ कहेंगी? देखिए, जिस समय में मैं थी वो एक इतना पिछड़ गया है अब कि वो अब एक कहानी की तरह हो गया है। जब याद आता है दुनिया जब से कितनी बदल गई है। यानी जिस रूस में मैं थी
मैं बहुत मुश्किल में रही, क्योंकि वहाँ उस वक्त वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अमेरिका के उनके शुरू हो गई थी एक घुड़दौड़ कहना चाहिए कौन आगे बढ़ता है, और ये भी उम्मीद हो रही थी कि सब जितने और मुल्क स्वतंत्रता पा रहे हैं वो एक दूसरे बड़े मुल्क के साथ हो जाएंगे। हमने एक और रास्ता निकाला था। तो जब मैं थी रूस में, रूस के लोग तो प्यारे और भले और अच्छे लोग थे, मगर वहाँ नीतियाँ जो थी वो और थी, और तरह की थी, जिनकी वजह से जिस तरह मैं चाहती थी कि मैं बढ़ सकूं, मिल सकूं, कुछ कर सकूं, वो संभव नहीं था। आज महात्मा गांधी मार्ग है, महात्मा गांधी की तस्वीरें चारों टंगी हुई हैं, महात्मा जी की जो नीतियां थी उनके अपनाई गई हैं बहुत हद तक, तो दुनिया बदल गई है। यही अमेरिका में हालत फ़र्क यह है कि अमेरिका में एक बेइंतहा आज़ादी थी रूस के मुकाबले में, और स्वतंत्रता के पहले गांधी जी ने मुझे भेजा था लेक्चर टूर पे, तो मैं बहुत घूमी और बहुत लोगों से मिली। और अमेरिकन लोग भी, देखिए एक बात मैं अपने अनुभव से कहूँ कि लोगों में, किसी देश में और गवर्नमेंट में वो दो अलग चीज़ें हैं। वो दो घोड़े हैं, खींच एक ही गाड़ी को रहे हैं, मगर जब तक उनमें आपस में हाँकने वाला ठीक ना हो वो चलती नहीं है। लोग बुरे नहीं होते हैं कहीं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या हमारा हिंदुस्तान, वो उन लोगों की गलतियों से बहक जाते हैं जो नेता उस वक्त के हों। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब देखिए रूस के नेता कितने बदल गए हैं। जो मौजूदा नेता हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, कि उम्मीद कुछ होती है कि शायद दोनों बड़े देश जो हैं रूस और अमेरिका, उनमें कुछ थोड़ा बहुत समझौता हो जाए। मेरे वक्त में बिल्कुल नाउमीदी थी, और ये जो हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी थी ये तो समझ ही में नहीं किसी के आती थी, क्योंकि सब तुले हुए थे आगे बढ़ने के लिए। और इसमें एक नई चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी कि दोनों तरफ लड़ाई की संभावना थी, मिलिट्री ब्लॉक्स हो गए थे, और अगर कोई तीसरी ताकत पैदा नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि नुकसान पहुंचे दुनिया को। अब आज क्या हुआ है देखिए, उस तीसरी ताकत ने बहुत कुछ किया है, कामयाब नहीं हुई है मगर कामयाबी की तरफ चलती रही। मगर आज भी सब में बड़ा प्रश्न है डिसआर्मामेंट। जब तक सबके हाथ में वो शक्ति है कि दुनिया को उड़ा सके, मार सके, तो कैसे कोई ज़िंदा रह सकता है, कैसी कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है। और वो भावना भी लोगों के दिलों में है। और भाई हमेशा कहा करते थे कि यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट पीस विद ब्लड शॉट आइज। आंखों में तो त्याग है जी, गुस्से का, और बात कर रहे हैं शांति की। और आपने पूछा तीनों जगह, इंग्लैंड की ये बात थी कि चूंकि मेरे छुटपने में वहाँ की बहुत ज़्यादा संपर्क रहा, तो वो तो मुझे घर ही की तरह मालूम हुआ। और वहाँ मैं बहुत खुशी से 8 बरस मैंने काटे, पौने 8 बरस, जो किसी भी सफ़ीर के लिए बहुत लंबी म्याद होती है। और मेरी बहुत प्यार और इज़्ज़त लोगों ने तो की, मगर वहाँ के जो राज्य परिवार था उन्होंने भी मुझे अपनाया और एक घर की तरह मुझे प्यार से और इज़्ज़त से रखा। और अब भी जब मैं जाती हूँ और क्वीन एलिज़ाबेथ को मालूम होता है मैं आई हूँ, तो कभी बिना बुलाए नहीं छोड़ती। तो वो संपर्क ज़रा ज़्यादा निकट का था। वो उनसे झगड़े भी बहुत रहे। और सफ़ीर तो एक आप जानती हैं नौकर होता है, वो अपने गवर्नमेंट जो कहता है वही उसको दोहराना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं होता है। और अमेरिका में ख़ास तौर से उस वक्त मुझे काफ़ी दिक्कतें थी, क्योंकि जो हमारी नीतियाँ थी वो बहुत मुश्किल से समझ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली प्रतिनिधि आप थी। आज कुछ सरकारों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में एक नाम और सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। जो उलझने उसके सामने तब थी वो आज भी सुलझी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैं थी जब ये पैदा हुआ संयुक्त राष्ट्र, तो मैं सैन फ्रांसिस्को में थी,
लेक्चर टूर पे थी जिसमें बापू जी ने मुझे भेजा था। तो शुरू से मैंने देखा है किस तरह से ये पैदा हुआ, किस तरह से ये बढ़ा, और किस तरह से अब जवानी में इसकी ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका कसूर हमारा है, हिंदुस्तान का नहीं मगर सब देशों का। क्योंकि जो कभी किसी देश ने पूरी तौर से इसका कहना नहीं माना, जो कुछ इसकी चार्टर में लिखा है वो भी एक चार्टरी में लिखा रह गया। जब मर्ज़ी हुई तो माना, जब मर्ज़ी नहीं हुई तो नहीं माना। नतीजा ये है कि अब देखिए, सब में बड़ा प्रश्न जो मेरे सामने आया था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आया था, साउथ अफ्रीका का, यानी कि रंग से और भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में। और साउथ अफ्रीका की नीतियाँ उस समय में काले लोगों को दबाने की थी, और इसी में गांधी जी ने अपना नाम पाया था। शुरू में वहाँ गए थे और हमने एजेंडा पे एक आइटम यही लगाया था कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और बहुत बड़ी हमारी जीत हुई। 2/3 मेजॉरिटी हमको मिली, मगर उस जीत में उन दिनों में खाली 51-52 मेंबर थे संयुक्त राष्ट्रों के। अगर आप उस समय का वो देखेंगे तो जितने बड़ी हस्तियाँ थी, बड़े देश थे, वो सब हमारे खिलाफ थे, क्योंकि सब का कुछ न कुछ हिस्सा उस चीज़ को बढ़ाने में था, चाहे पैसे से या जिस भी तरह से। आज भी बिल्कुल वही चीज़ है, वेस्टेड इंटरेस्ट आज भी साउथ अफ्रीका में लड़ रहे हैं। विलायत का बहुत कुछ पैसा वहाँ है, इसी विलायत में झगड़ा इस वक्त हो रहा है। तो ये सही बात है कि अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे, जो थोड़े से लोग, हर मुल्क में अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, बड़े दिमाग के लोग हैं। हमारे देश में कोई कमी दिल और दिमाग की नहीं है, मगर क्या मालूम क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उभर नहीं रही है कहीं, और उसको उभरना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ बेकार हो जाएगी। मगर हमें ज़रूरत है एक संयुक्त राष्ट्रों की, यानी ज़रूरी चीज़ है कि सब राष्ट्र संग मिलके और संसार का भविष्य सोचें, समझें, उसमें हिस्सा लें। सियासत में बेहद हिस्सा लेने के बाद आप उससे अचानक दूर क्यों हो गई? उस समय की राजनीति और थी, अब और है। मैं ये मोल भाव नहीं कर सकती हूँ, न चाहती हूँ, न मैं समझती हूँ ज़रूरी है। और अब तो मैं रही भी पार्लियामेंट में कई बरस, मगर कुछ ऐसा है कि हल्के हल्के सब राजनीति बदल रही थी, जैसे अब आप खुद देख सकती हैं। यानी मैं बुराई भलाई का सवाल नहीं है, ये लाजमी है कि जो जो दुनिया बदले त्यों तो राजनीति भी बदले। मगर मैं उसके संग नहीं थी, मैं उस ज़माने की थी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते थे, तो मुझसे चलता नहीं था। मैं खुश नहीं थी पार्लियामेंट में, और इंदिरा मुझ पे वो भरोसा नहीं करती थी जो उसके पिता करते थे। तो मैं समझती थी बेकार है, जब प्रधानमंत्री का पूरी तौर से भरोसा नहीं है तो बेहतर है कि कुछ और करें। आपके सब भाई बहनों में आप और जवाहरलाल जी का एक जो भावुक या नरम रिश्ता था। मेरा भाई का रिश्ता तो ऐतिहासिक है। शायद अगर आप इतिहास पढ़ें तो एक आध भाई बहन को मिलेगा ऐसा कि वो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए कोई बात सोचते थे और उस बात का जवाब मैं ख़त में लंदन से लिख देती थी, या मुझे कुछ ख्याल होता था और उनका जवाब आ जाता। हम बहुत एक दूसरे के नज़दीक थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, और असल में मुझे किसी के जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितने भाई बिना मैं अकेली हो गई हूँ। क्या नेहरू होना आपके लिए सियासी तौर पर नुकसानदायक रहा है? फ़ायदा भी नुकसान भी दोनों। फ़ायदा इसलिए कि नेहरू नाम ही की वजह से हम सब बढ़े हैं, इंदिरा गांधी इसलिए बढ़ी, आज राजीव बढ़े हैं तो नेहरू नाम से बढ़े हैं। भाई तो बड़े ही थे नेहरू नाम से। और नुकसान इसलिए कि उसकी वजह से कुछ ऐसी भी बातें हुई कि ये बातें मुझे मिलती और मैं आगे बढ़ सकती हूँ, नहीं बढ़ने पाई। उसका मुझे कुछ अफसोस नहीं है, मगर आप पूछ रही हैं तो बता रही हूँ। जैसे मुझे उपराष्ट्रपति बनाने का
पूरा विचार था, इसीलिए मुझे बुलाया गया विलायत से। और फिर कुछ ऐसी बातें निकली, मैं नहीं बनाई गई। तो ये मैं कभी झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगा, ज़रूर थोड़ी देर के लिए। मगर अब वो नेहरू नाम उसमें आ गया था थोड़ा बहुत सब कुछ, मगर बहुत सी बातें जो मिली और जिनकी वजह से मैं बढ़ी और खुश रही और कुछ सेवा भी कर सकी, वो नेहरू नाम के कारण। लोगों का कहना है कि हम एक नेशन ऑफ मीडियोकर्स। कभी नहीं मैं मानूंगी। हमारे लोग जो बाहर जाते हैं सरताज उनको मिलता है, और छोटे से छोटे जाते हैं यहाँ से, गांव से, और वहाँ जाके बड़े बड़े हो जाते हैं, और तब हम उनको मानते हैं। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हम खुद किसी को नहीं मंजूर करते जब तक परदेश न कर ले। ये परदेसी हुकूमत का नतीजा थोड़ा बहुत है। जो हिंदुस्तान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। 1977 और 47 में बेहद फर्क होने के बावजूद भी आपको उसी जोश की याद दिलाते हुए लोगों ने जनता के सामने पाया था। कौन सी ऐसी बात थी जो आपको फिर खींच? ले ये कैसे पूछ रही हो? अभी मैंने तुमसे कहा जो जनता चाहे वो हो सकता है। तो मेरा मतलब ये था कि देखो, सन 77 में जनता को वो इमरजेंसी नहीं पसंद थी और जनता ने बदल दिया। मगर जनता इतनी कमज़ोर है कि उसके बाद में उसको ये ताकत नहीं थी कि वो नए मंत्रियों से कहता कि तुम लोग हमारे में से हो, अगर तुम लोग ठीक नहीं राज करोगे तुमको भी निकाल बाहर करेंगे, और निकाला उनको। तो इसलिए वो वक्त ऐसा था कि मैं समझती थी जो बात हो रही है वो नीतियाँ गलत हैं, और मैं नीति का विरोध मैंने किया, किसी इंसान का नहीं। और आज लंगड़ी लूली जैसी भी मैं हूँ, आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर भगवान न करे इस देश से दूर कोई ऐसी नीति हो जो मैं समझूं कि देश के विरोध में है, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी और मुखालफत करूंगी, कोई भी हो, अच्छा बुरा। आपने देहरादून आकर बसना क्यों पसंद किया? इस वास्ते कि मेरे पास कोई घर नहीं था। स्वतंत्र संग्राम की वजह से कहीं हम जम नहीं सके थे। मेरे पति का घर राजकोट है, तो सौराष्ट्र में जाने को तैयार नहीं थी, और यहाँ मेरे पास कोई घर नहीं था। तो सवाल ये उठता था कि दिल्ली में रहूँ या यहाँ कहीं और भाई को पसंद नहीं था कि मैं दिल्ली में रहूँ। और मेरी भी कुछ समझ में आया कि जो आदमी बड़े बड़े ओहदों पर रह चुका है, मिल चुका है लोगों से, कुर्सी का सलाम की आदत जिसको हो गई है, वो फिर बड़ी जगह उतनी खुशी से नहीं रह सकता, और राजधानी में। तो यहाँ ये बात थी। देहरादून में छुटपने में मेरे पिता माता बहुत अक्सर मसूरी जाते थे, तो देहरादून जानते थे, देहरादून के रहने वाले जानते थे। मेरे पति और मेरे भाई यहाँ जेल रहे 3-4 बरस, तो हम बराबर आते थे, उनको देखते थे। और फिर उसके बाद मेरे नवासे और मेरी नवासियाँ वेलम और डून स्कूल में गए, तो यहाँ से एक संपर्क हो गया था। मैं यहाँ आई। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं समझती हूँ कि मरते दम तक आदमी को कुछ करना चाहिए, और मैं वो नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने एक किताब लिखी थी कुछ अरसे हुए, कोशिश कर रही हूँ कुछ उसका आगे बढ़ाऊँ।